हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हम कब बनेंगे जिम्मेदार, आज सवाल यही पूछ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना पर लापरवाही को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है, और हो भी क्यों ना, जरा सी चूक और कोरोना अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। जुलाना में प्रशासन की सख्ती देखने को मिली, जहां एक शख्स ने स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों को नहीं माना, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट फिर करेंगे चर्चा। हरियाणा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन है। हरियाणा सरकार भी सख्ती बरत रही है ताकि कोरोना को पैर पसारने से रोका जा सके। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि क्या करें और क्या ना करें। इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाह हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जुलाना से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सरकारी आदेशों का पालन न करने पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जजेबंती गांव का एक शख्स दिल्ली के निजी अस्पताल में नौकरी करता है। 18 मई को वो वापस अपने गांव आया था, जहां उसकी जांच की गई और 20 मई को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 18 मई को स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल लिया था और उसे होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई थी, लेकिन इन 2 दिनों में वो बाहर घूमता रहा। सैंपल देने के बाद वो दिल्ली वापस चला गया और जब स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जानकारी मिली तो विभाग सख्ती में आ गया। अब उस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उस पर सरकारी आदेशों का पालन न करने, IPC की धारा और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये करीब 8-9 दिन पहले की बात है। एक जजवंती का है एक व्यक्ति जो दिल्ली रहता है जी, जो यहाँ आया था। उसने कहा मेरे बुखार हो गया था, और बुखार होने के बाद में उसने सैंपल दिया था CHC जुलाना के अंदर। सैंपल की रिपोर्ट आने पर वो सैंपल की रिपोर्ट में आया पॉजिटिव, लेकिन वो सैंपल देते ही दिल्ली चला गया, जिसने जो सरकार के आदेशों की क्वारंटाइन होने की, जो एक जगह रहने की प्रक्रिया को ना करके उसने अपनी जान को खतरे में डाला है और दूसरों की जानों को खतरे में डाला है। इसलिए उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई और उसको जल्दी शामिल तफ्तीश करके गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल सिर्फ मुकदमे का नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का है। संकट काल में हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करे। कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम उठाया गया, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कोरोना वायरस विकराल रूप ले सकता है। खास तौर पर गांव तक अगर ये पहुंच गया तो स्थिति और भी ज्यादा चिंतनीय और खराब हो सकती है। हरियाणा न्यूज के लिए जुलाना से जगमेश सिंह संधू की रिपोर्ट। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं वो हालात आपसे चीख चीख कर क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, अलग अलग राज्य सरकारें, और पूरी दुनिया में इस वक्त क्या स्थिति है। और हमारे सारे मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। इस वक्त योगेश कौशिक जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। योगेश जी स्वागत है आपका। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा MD आयुर्वेद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। और 2 हमारे साथ खास मेहमान, USA से डॉक्टर प्रभात सिन्हा और लंदन से डॉक्टर मनीष गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। थैंक यू कि आपने वक्त दिया। योगेश जी आपसे शुरू करेंगे कि से जो खबर आई कि एक व्यक्ति दिल्ली से आया हरियाणा, और फिर हरियाणा में उसने आके सैंपल दिया, और उसको, क्योंकि सैंपल जिसके भी लिए जाते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता, रिपोर्ट नहीं आता, तब तक उसको कहा जाता है कि भाई एटलीस्ट होम क्वारंटीन में रहो आप, और वो घर से बाहर घूमता रहा। रिपोर्ट आने से पहले वो दिल्ली भी चला गया। अब उसके खिलाफ FIR दर्ज की है पुलिस ने, प्रशासन ने। ये कितना जरूरी है ऐसे लोगों को सख्ती से हैंडल करना? देखिए, वैसे आज एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो मैं इतना नहीं जानता जितना ये लोग आपको बताएंगे, पर जितना मैं जानता हूं एक प्लेमैन के नाते, उसके हिसाब से
जैसे ही उसे कहा गया या उसको लगा कि मुझे बुखार है या मुझे होने की संभावना है, तो उसने सैंपल दिया। उसके बाद 15 दिन उसको वैसे ही क्वारंटाइन में जाना चाहिए था। चाहे वो उसका 2 दिन में आ गया हो नतीजा, चाहे उसका 3 दिन में आ गया या 4 दिन में आ जाए, पर उसे जाना चाहिए था। मेरा मानना नंबर 1 ये है। नंबर 2 क्या है कि अभी एक गलती मेरे हिसाब से पॉलिटिकली सरकार कर रही है। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया ओवरऑल, लेकिन सरकार को ये चाहिए था, जिस तरीके से ये लॉकडाउन को खोलने का प्रोसेस इन्होंने जो चलाया है ना, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, जबकि उनको ये एजुकेट करना चाहिए था कि सब कुछ ठीक नहीं, रादर हम सबसे बुरी कंडीशन की तरफ अब आगे बढ़ेंगे, और वो कंडीशन कहां तक जाएंगी उनको हम कम से कम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसके तरीके ये हैं कि आप कम से कम पहले तो घर से बाहर निकलें। आपको जरूरत नहीं है तो नहीं निकलें कम से कम, और अगर निकलते हैं तो जो गाइडलाइंस हम आपको दे रहे हैं उनको फॉलो नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब आप ये बताइए, मतलब मैं इस बात पे हैरान और परेशान दोनों हूं कि बिना बात पुलिस का एक काम बढ़ा दिया ये। और इसमें एक परेशानी की बात और आपको ऐड करके दे रहा हूं कि अभी कल परसों की खबर सिरोही जो राजस्थान में है, वहां की जेल की ये है कि वहां पे 12-13 पुलिस वाले जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब ये है कि पुलिस वालों तक भी अगर ये चीज चली जाएगी, डेफिनेटली चली जाएगी। अब बेचारे पुलिस वाले क्या करेंगे? हरियाणा में कितनी खबरें हैं पुलिस वालों के इन्फेक्ट होने की? हाँ नहीं, वो भी आएंगी अभी, अब वो आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अब बातें आना शुरू हुई हैं। तो जब मतलब अगर ये पुलिस में भी आ जाएगी और डॉक्टर्स में भी आ चुकी है और नर्सिस में भी आ चुकी है, तो फिर हमारे काबू से बाहर नहीं, हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है, तो जनता को ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। डॉक्टर अरोड़ा, ये कितना जरूरी है कि अगर आप एक तो आप दिल्ली से आए हैं और उसके बाद आपका टेस्ट हुआ है तो आप क्वारंटीन में रहें, ये कितना इंपॉर्टेंट है? रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आया। हाँ। जी, अगर आप एक संभावित केस हैं कोरोना के, तो डेफिनेटली आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये तो एक अपराध है, जैसे हमें पता है कि चोरी करना अपराध है, किसी को सताना अपराध है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। तो अगर आप एक संभावित केस हैं, उसके बावजूद भी आप बाहर जाते हैं, सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो ये अपराध है। इन लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सो दैट एक एग्जाम्पल सेट करे गवर्नमेंट की। अगर आप ऐसा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते, तो ये वैसा ही अपराध है जैसा कि कोई एक व्यक्ति रात में किसी का दरवाजा खोल करके, तोड़ करके और चोरी करता है, ये उसी तरह का अपराध है बिल्कुल। जी, सो बेसिकली एक तो इशू ये हुआ। दूसरा इशू ये कि स्थिति किस तरफ जा रही है, तो स्थिति उस पे आएंगे। पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं जी। डॉक्टर प्रभात, वहां क्या है रूल्स आपके यहाँ यूएसए में? जब किसी का टेस्ट हो रहा है उसके बाद क्या उसको सजेस्ट किया जाता है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक वो क्वारंटीन में रहता है, क्या करता है? हाँ, रिपोर्ट तो बहुत जल्दी आ जाती है। तो जैसे आज टेस्ट हुआ तो कल रिपोर्ट आ जाती है। तो अगर उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है तो उसको क्वारंटीन में रहना पड़ता है अबाउट। ठीक है। डॉक्टर मनीष, आपके यहाँ क्या है स्थिति? अगर टेस्ट हुआ, रिजल्ट आने तक क्या क्वारंटीन रहना पड़ता है या वो फ्री है, घूम ले अपना? थैंक यू गौरव जी, बाकी सब पैनल मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। यहाँ पर इंग्लैंड में जब तक टेस्ट की कैपेसिटी नहीं थी, वही रूल अभी भी चल रहा है, क्योंकि टेस्ट का रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है। तो अगर किसी फैमिली मेंबर को सिम्टम्स हैं, उसको 7 दिन आइसोलेट करना पड़ेगा और दूसरे फैमिली मेंबर्स को 14 दिन तक आइसोलेट करना पड़ेगा। और इररिस्पेक्टिव ऑफ टेस्ट रिजल्ट आता है नहीं आता, ये गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। अभी यूके गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ही अनाउंस किया है कि क्वारंटाइन मेजर अब रिलीज हुए हैं। जो बाहर से दूसरे देशों से यूके में एंटर करेंगे जो भी लोग, उनको एयरपोर्ट से अपने सिम्टम डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और किसी को स्क्रीनिंग पे सिम्टम है तो उन्हें अपने एड्रेस पर, जो भी एड्रेस वो देंगे बॉर्डर फोर्स को, वहां जाकर अपने आप को क्वारंटीन करना पड़ेगा 2 वीक के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो 1000 पाउंड का फाइन है, और वो दोबारा से ऐसे करते हैं
तो उस पर प्रोसिक्यूशन का भी उस पर चार्ज लग सकता है। तो सरकार ने बहुत सख्ती से लिया है और यही एक तरीका है इस क्वारंटीन को मेंटेन करने का। जब हम लॉकडाउन रिलीज करेंगे, ये सख्ती सरकार को लेनी पड़ेगी और पब्लिक को अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन है गौरव जी, आपके जो क्वेश्चन आपने पूछा है। ठीक है अरोड़ा जी, ये क्या जैसे जैसे सरकार ने लॉकडाउन में रिलीफ दिया है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की तरफ से शिफ्ट होकर हम लोगों पे आती है, आम लोग, क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, हम अपनी नौकरी पर बाहर जा रहे हैं, हम अपनी चीजों के लिए बाहर जा रहे हैं, हम ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं, तो क्या अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है? बिल्कुल, देखिए सरकार को भी आगे आके लोगों को बहुत अच्छे से ये बता देना चाहिए कि ये जो लॉकडाउन में छूट दी गई है ये हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूती नहीं है। क्योंकि घर पे दूध लाना होगा, सब्जियां लानी होगी, दवा लाना होगा, और जीवन है तो पैसा भी चाहिए, तो उसके लिए ऑफिस भी जाना होगा, बाहर निकलना होगा। लेकिन इस समय बाहर निकलना मतलब ज्यादा एहतियात की जरूरत इस समय है। आपको सारे प्रिकॉशंस वैसे ही लेने होंगे, ये मान करके मैं तो कहता हूं आज गौरव वो व्यक्ति बचेगा जो मान के चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कोरोना का पेशेंट है और मैं कोरोना का संभावित पेशेंट हूं। इतनी सीरियसनेस यदि आदमी में होगी तो वो आदमी बचेगा। नहीं तो जो है देखिए लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है और आंकड़े हमारे जो है इन्फेक्टेड पेशेंट के बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो कहीं से ये बिल्कुल मैथमेटिकल है। इसमें ऐसा नहीं कि पहले सरकार ने बोल दिया सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए तो उनका अपना मत था, अब सब खुल गया ना। पहले आप घर में थे, कम केसेज थे, तब कम केसेज आ रहे थे। आज हम बाहर हैं तो आज हमारा आंकड़ा जो है 4000 से 5000 हुआ, 5000 से 6000, और आज जो है हमने मैक्सिमम 6767 पेशेंट जो है वो कोरोना के रिपोर्ट किए। तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, हम बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग और एक तरह से हम जो सैनिटाइजेशन है इनका अगर प्रयोग नहीं करेंगे, एहतियात नहीं बरतेंगे, तो अब हमारे जो है संक्रमण की रेट बढ़ी है। और अनफॉर्चुनेटली वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे यहां मोर्टिलिटी रेट, जहां पे कैजुअलिटीज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, हमारे अपने हम खोना शुरू कर देंगे। हर गली में उसी तरह का मंजर देखने को मिलेगा जैसे अमेरिका और इटली में। तो हमें एहतियात तो बरतनी ही पड़ेगी, बरतनी ही पड़ेगी, बरतनी ही पड़ेगी। ये लॉकडाउन खुलने का मतलब बिल्कुल भी मजबूती नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। ठीक है डॉक्टर प्रभात, आपसे जानना चाहूंगा कि यूएस में कितना इस वक्त रिलीफ दिया गया है आम लोगों को कि वो बाहर निकले, कितने फैक्ट्रीज को क्या फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो ऑपरेट कर सकते हैं, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो किस तरह की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? गाइडलाइंस तो बहुत गौरव जी बहुत स्ट्रिक्ट है अभी, और फैक्ट्री बहुत सारे बंद हैं, अभी नहीं खोले गए हैं। जैसे मीट प्लांट, पोर्क प्लांट, सारे प्लांट सब बंद हैं अभी। खाली बस इतना ही रिलीफ है कि आप बाजार जाके अपना सामान ला सकते हैं, बट आपको मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है 6 फीट का वो मेंटेन करना है। हम लोग भी अपने ऑफिस को खोले हैं, बट वहां पर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। और ब्रिटेन में किस तरह की गाइडलाइंस है लोगों को बाहर निकलने पे? गौरव जी अब तक काफी स्ट्रिक्ट था, अब अराउंड 10 दिन पहले तक। अभी रिलीज दिया गया है, पब्लिक को अलाउड है बाहर जाना, एक्सरसाइज करना अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स के लिए। जिनके लिए जॉब जरूरी है उनको जॉब पे जाने के लिए एनकरेज किया जा रहा है एक्टिवली। और जो भी इंडस्ट्री है, जो भी ऑफिस है, वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कोविड सिक्योर बनाने की। इट हैज टू बी कोविड सिक्योर ऑफिस, कोविड सिक्योर इंडस्ट्री। कोई भी प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस दी है। थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी है और उनके लिए चैलेंजेस होंगे, बट एटलीस्ट आज की डेट में यही एक रास्ता है कि कम से कम खोल तो पाएंगे ऑफिस और इंडस्ट्री, वो गाइडेंस देके कि 2 मीटर की गाइडेंस है। जो लोग ऑफिस में जाते हैं उनकी स्क्रीन्स हैं ताकि एक दूसरे से जर्म्स ट्रांसफर ना हो। बाहर भी पब्लिक जाती है, यही गाइडेंस है। यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ परफेक्ट है।
पिछले वीक यहाँ के बीचेस पे इतनी भीड़ हुई, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने पता नहीं कितने लोगों पर फाइन लगाया है। तो चैलेंजेस हर जगह होते हैं, हमारे इंडिया में चैलेंजेस दूसरे लेवल पे हैं। वहां पर जो रोजी रोटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वहां पे थोड़ा सा फाइन बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अमेरिका, यूएसए, यूके के कंपैरिजन में। तो जब तक लोग 2 मीटर की गाइडेंस नहीं फॉलो करेंगे, ऑफिस स्पेस में तभी जाएंगे अगर जाना जरूरी है, इंडस्ट्री में भी काम करना है तो अपने 2 मीटर की गाइडेंस, हैंड वॉशिंग, ये सारे प्रोसीजर्स अब तो लाइफ में लंबा फॉलो करने पड़ेंगे। गौरव जी, अभी पिछले 24 आवर्स में ही एक यूके की वैक्सीन पे न्यूज है, अगर आप चाहें तो मैं बाद में बताता हूँ। बिल्कुल बताइए। पर अगर आप मुझे अभी देते हैं तो आपने सुना कि वैक्सीन की रेस चल रही है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका भी कर रहा है वैक्सीन। यूके का जो वैक्सीन ट्रायल है वो काफी आगे की स्टेज में पहुंच चुका है, फेज 2, फेज 3, जिसमें अब 10,000 लोग रिक्रूट करने थे, उनको एनरोल करना था। बट अभी गवर्नमेंट की और जो रिसर्चर्स की, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट आया है। ऑक्सफोर्ड का ग्रुप ट्रायल कर रहा है, हमारे यहाँ लिवरपूल में भी उनका सेकंड फेज में ट्रायल होने वाला था। वो जो कोविड के केसेस जितनी स्पीड से कम हो रहे हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। पहले वैक्सीन मानी जा रही थी कि 80% चांस है सक्सेस होगी, पिछले 24 आवर के अंदर स्टेटमेंट है कि 50% चांस है सिर्फ, क्योंकि वायरस ही डिसअपियर होता जा रहा है। बल्कि साइंटिस्ट अब ये प्रपोजल दे रहे हैं गवर्नमेंट को, WHO को और एथिक्स कमेटी को कि इतना नंबर कम हो जाएगा तो वैक्सीन कहां से लेंगे। उसका एक रास्ता है कि हेल्दी इंडिविजुअल को एक्टिवली इन्फेक्ट करो ताकि कंपेयर कर सकें। उनको जो यंग 25 साल से कम के हैं, जो हेल्दी इंडिविजुअल, उनको एक्टिवली कोरोना वायरस से इन्फेक्ट करो और वैक्सीन वालों के साथ कंपेयर करो। क्योंकि जिस स्पीड से कोरोना वायरस कम हो रहा है, ये सारे वैक्सीन के ट्रायल बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है फेल होने वाले हैं। तो वैक्सीन पे कोई भरोसा करने का अब टाइम नहीं है, बहुत हमें इस रेस से लंबा जीना पड़े। डॉक्टर मनीष, बाकी मुल्कों से ले ले अगर ब्रिटेन में कम पड़ रहे हैं। ट्रायल कोऑर्डिनेशन जो है वो एक साथ होनी चाहिए, और हमेशा यही हुआ है। सार्स के टाइम में, मार्स के टाइम, हर जगह कम हो रहे हैं गौरव जी, हर जगह में तो बहुत, इंडिया में भी बढ़ रहा है, बाकी हर जगह कम हो रहे हैं। इटली में कम हो गया है ऑलमोस्ट, स्पेन में कम हो गया है बिल्कुल, उसके बाद अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। हाँ, और इंडिया से अगर वो केसेस लेने के लिए उस ट्रायल्स को इंडिया में एक्सपैंड करना पड़ेगा, और उसकी जब तक परमिशन मिलेगी वो तब तक लेट हो जाएगा। ये चैलेंज बहुत सारे ट्रायल्स में हो रहा है। हम लोगों का भी रिसेंटली कम हो रहे हैं। एक अच्छा हो सकता है सार्स की तरह, क्या पता गायब हो जाए अगले साल, ये मिरेकल हो सकता है, भगवान चाहे ऐसा ही हो। बट अभी स्पीड से कम हो रहे हैं, उसका चैलेंज ये सबसे बड़ा होगा, हमें वैक्सीन ट्रीटमेंट शायद ना ही मिल पाए। ठीक है, ये पहले भी ऐसा हुआ पिछले पेंडेमिक में, आपको याद हो 2-3 हफ्ते पहले मैंने बात कही थी जी। हाँ ठीक है, डॉक्टर अरोड़ा शायद कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ही यूके में शायद एडिनबर्ग करके एक यूनिवर्सिटी है, उसने बताया कि उन्होंने अपने 60 कोरोना पेशेंट्स को स्टडी किया कि सॉल्ट वाटर गार्गल कराए, केवल नमक पानी के गरारे किए, और 2.5 दिन में उन्होंने बताया कि सारे पेशेंट्स नेगेटिव हो गए। सो कहने का मतलब यह है कि ये भी एक वायरस है, और हमारे यहाँ सदियों से, भारत में कम से कम, जब गला खराब होता है तो नमक पानी के गरारे करना, हल्दी नमक के गरारे करना, फिटकरी थोड़ा सा पानी में डाल करके गरारे करना, ये बड़ा प्रचलित था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो हम ये कहते हैं, पूरा विश्व जो है वो मॉडर्नाइजेशन के जाल में जकड़ा हुआ है। वो नया नाम देते हैं, नई बीमारी देते हैं, फिर उसके वैक्सीनेशन की खोज शुरू हो जाती है। डेफिनेटली इट्स ए पेंडेमिक, और पेंडेमिक में जनपदोध्वंस हमारे आयुर्वेद में करके वर्णित किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग बताई गई है, मास्किंग बतलाई गई है, हाइजीन मेंटेन करना बतलाया गया है, और जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट बताए गए हैं। बस ये 3 चीजें तो मॉडर्न वाले मान रहे हैं, लेकिन जहां आयुर्वेदिक दवा की बात आती है, जहां देसी नुस्खों की बात आती है, जहां नमक और हल्दी की बात आती है, उन्हें लगता है ना इतना बड़ा पेंडेमिक और नमक हल्दी से ठीक हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये नमक हल्दी ही लेना था, इतना बवाल ना बढ़ता, हमारे देश में भी ना फैलता, बाहर में भी ना फैलता। जितना पैसा इस कैंपेन पे खर्च किया गया, उतना ही पैसा अगर बराबर मात्रा में नमक हल्दी के गरारे पे खर्च कर दिया जाता, तो मैं कहता हूं कि
हर जन अपनी जगह व्यवस्थित रहता, स्थित रहता और यह पेंडेमिक नहीं फैलता। तो आज ब्रिटेन की एडनबर्ग यूनिवर्सिटी जब बता रही है कि सॉल्ट वाटर गार्गल से 2.5 दिन में कोरोना ठीक हो रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आज ही भारतवर्ष में 1 करोड़ लोग जो है गार्गल करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम लोग का दिमागी जो है ना, वो वेस्टर्न जगत और मॉडर्न जगत का पिछलग्गू बन चुका है। तो हमें बेसिकली अपने शास्त्र जो 4000 साल पुराने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उन पे जो इतने डेप्थ वाले वैज्ञानिक शास्त्र हैं, उन पे विश्वास नहीं रहा, हमारे वैदिक ग्रंथों पर हमें विश्वास नहीं रहा। और आज जो पेंडेमिक की मार हम मार रहे हैं, केवल मर रहे हैं, केवल इसीलिए मर रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी हमें वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। और वैक्सीन कितनी सही होगी, इससे पहले भी गौरव फ्लू की वैक्सीन बनी हैं और बन करके जिन लोगों को बहुत जुकाम खांसी रहता था वो लगवाते हैं। लेकिन उनसे पूछिए कि उनका क्या जुकाम खांसी हमेशा के लिए ठीक हो गया? नहीं, वो बोलते हैं 1 साल के लिए काम करती है, और वो भी अगर थोड़ा वायरस अलग तरह का आ जाए तो परेशानी होती है 50%। कहने का मतलब है कि ये वैक्सीन वाला जो जंजाल है, इससे काम नहीं चलेगा। इस महामारी में अगर कोई चीज सामने आएगी तो वो सामने आएंगी 2 चीजें, एक आयुर्वेदिक संस्कृति, एक आयुर्वेदिक दवाएं। तो कहीं ना कहीं मुझे फिर से वही वैदिक तो ये इंडिया में जी ठीक है, अब आऊंगा। हाँ, इंडिया में क्यों नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारा विज्ञान है, तो इसमें इंडिया में रिसर्च करने की परमिशन क्यों नहीं है कि इसको आयुर्वेदिक तरीके से हम ट्रीट करके देखें? देखिए गौरव, मैं फिर कह रहा हूं कि आज सरकारें भी और जनता भी जो एक तरह से एलोपैथिक दुनिया है उसमें जकड़ चुकी है। हमें कहीं ना कहीं बाहर की चीजें अच्छी लगने लगी, अपनी देसी चीजें हमें बेकार लगने लगी। आज इस पेंडेमिक में हाथ जोड़ना, नमस्ते करना बहुत अच्छा है, लेकिन आज इस पेंडेमिक से पहले हक करने वाला ज्यादा स्मार्ट आदमी कहलाता था। पहले जूते चप्पल बाहर उतार के आने वाला व्यक्ति जो है, हमारे वैदिक परंपरा है कि नहीं, घर में घुसते हैं तो जूते चप्पल बाहर रहे हैं। लेकिन बीच में हम लोग जो है बैकवर्ड हो गए, जूते चप्पल पहन के किचन में जाने लगे, बैठ करके खाना खाना है, हाथ धो के खाना खाना है, शुद्ध मन से खाना खाना है, हंसते खेलते खाना खाना है, वो सब सही था। अब पिछड़ा हो गया और खड़े होके बैफे डिनर जो है वो मॉडर्न हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि जो पहले की चीजें थी वो सही थी, अब वही चीजें अपनाई जा रही हैं। नहीं, मैं फिर आपको टोक रहा हूं, गौरव, ये आखिर ये सरकार हमारी क्यों नहीं समझ रही है कि ये हमारा अपना है? मैं फिर ये एटलीस्ट इसको ट्राई तो दे। गौरव, हम लोग अभी आजाद हुए हैं, 70-75 वर्ष बहुत अधिक नहीं होते। हम बहुत लंबे समय तक गुलाम बना दिए गए थे, और वो गुलामी अभी भी हमारे सिर से कागजी उतरी है, लेकिन दिमाग से नहीं उतरी है। आज भी हम उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं जो इंग्लिश में बात करता है। आज अगर हिंदी बोलने वाला ज्ञानी भी है, वो पीछे रह जाता है। नौकरी कौन पाता है? जो इंग्लिश में बोलता है, कम ज्ञानी है। तो अभी भी मानसिक स्वतंत्रता हमें नहीं मिली है गौरव। हमें इस मानसिक स्वतंत्रता को पाना होगा, तब जाके हम अपने जो पुराने हमारे जो कस्टम्स थे, हमारे जो तरीके थे, उनसे जो है हम लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो आज एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आप कहते हैं क्यों काम नहीं होता। अगर 100 रुपए हमारा सरकार मेडिकल पे खर्च करती है, तो उसमें से 97 रुपया 97% जो है वो एलोपैथ में जाता है, और 3% केवल जो है आयुष डिपार्टमेंट को मिलता है। आयुष में आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योगा, सिद्धा। अरे आप एक बच्चे को 97 रुपए देके जो है पालते पोषते हैं, और 5 बच्चों पे 3 रुपए खर्च करते हैं, और फिर कहते हैं ये 3 बच्चे हमारे, ये 5 बच्चे नालायक निकलते हैं। तो मुझे लगता है ये उल्टा करना चाहिए। 97 रुपए 5 बच्चों पे खर्च करके देखिए फिर से आप 100 साल जीते हैं कि नहीं जीते। फिर से देखिए आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ अच्छी होती है कि नहीं होती। केवल कहने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा, और उसमें सरकार को आगे आना होगा। अभी मैं डॉक्टर साहब की 1-2-3 बातों से सहमत हूं। मैंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के से योगा सीखा था एक समय में, तो वो एक चीज आपने छोड़ दी जिसे नीति कहते हैं। हाँ, नीति। वो पानी जो है एक नाक से डाल के दूसरे से निकलता है, ठीक है, और उससे आपका नाक बिल्कुल ऐसे साफ हो जाता है, चाहे कितना ही जुकाम हो, कोई चीज हो, आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब इस बीमारी के अंदर क्या बताया गया है? गले, ये मुंह से, नाक से, हाथों से, इन चीजों से ये हो रही है, तो इन चीजों को टच मत करो, या इन्हीं से इन्फेक्शन, हाथों से भी जाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम कुल मिला के ये है, ठीक है। तो वो अच्छा, दूसरे जो गरारे की बात है वो रेगुलर किया करते थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजों से मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूं।
अब भाई मुझे तो कई जगह पे जो आप कह रहे हो कि सरकार क्यों नहीं करती, 70 साल नहीं, मैं अब ये 6 साल ही मान लेता हूं, क्योंकि 6 साल की सरकार तो ये ऐसी है जो सरकार इन चीजों के दावे भी करती है और उसे करना चाहिए था, उसके पास बहुत टाइम था। लेकिन उस टाइम पे भी क्या हुआ, जो भी हमारी आयुर्वेदिक की दवाइयों के व्यापारी थे वो पनप के तो अरबों के हो गए हैं डॉक्टर साहब, सॉरी, वो हो गए हैं। मैं नाम लेता हूं डॉक्टर रामदेव, वो देखो कहां पहुंच गए आज के दिन। उन्होंने उस चीज का लाभ उठा लिया, लेकिन सरकार ने उनको कितना प्रमोट किया ये हमें नहीं मालूम। उनको हजारों, नहीं तो ये अच्छी बात है, उन्होंने क्या करा? हजारों बीघे, हजारों एकड़ जमीन दी गई है, ऐसी औरों को भी देनी चाहिए ना। और 6 साल देखिए, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते संतुष्ट तो नहीं हूं, लेकिन यह भी कहना चाहूंगा कि इस 6 साल में आयुर्वेद की बात तो हुई। कम से कम इस पेंडेमिक में देश के प्रथम व्यक्ति यानी हमारे प्रधानमंत्री ने काढ़ा लेने की बात की और आयुर्वेद के जो भी नुस्खे हैं च्यवनप्राश तक उन्होंने बोला। तो मैं ये तो कहूंगा कुछ तो काम हुआ है इस 6 साल में, लेकिन बहुत अधिक काम होने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक पर जाना है। उससे पहले डॉक्टर सिन्हा, अब हम वैक्सीन की बात कर रहे थे। ब्रिटेन में जो अपडेट्स है वो आपने सुना डॉक्टर मनीष से। आपके यहाँ क्या अपडेट्स हैं वैक्सीन को लेकर? गौरव जी, बहुत सारी कंपनियां वैक्सीन के डेवलपमेंट में लगी हुई हैं जी। और बहुत सारे वैक्सीन फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल तक पहुंच चुके हैं। और इतना है कि वैक्सीन अभी एंड ऑफ द ईयर तक आने का संभावना बहुत ज्यादा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि केसेज इतनी फास्ट गति से कमती जा रही हैं कि इसके चलते वैक्सीन का ट्रायल करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि लास्ट 3 वीक में केसेज बहुत कम गई हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में। लोगों ने इतने सारे वेंटिलेटर सारे हॉस्पिटल में खरीद किए हैं और अभी बस 5-6 पेशेंट ही वेंटिलेटर पर हैं। तो केसेज इतनी कमने से वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आनी हुई है और इन्वेस्टमेंट वाले लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अब वैक्सीन डेवलपमेंट। सेम चीज जो एंटीबॉडी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं उसमें भी अभी बहुत डेवलपमेंट है। एक साथ 100 कंपनियां एंटीबॉडी टेस्ट बनाना शुरू कर दी थी और अब वो लोग भी पीछे हट रही हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं है इतना एंटीबॉडी टेस्ट करने का। तो ये लग रहा है कि कुछ लाइक इबोला या कोई सार्स वायरस जैसा वायरस है जो कि आया और अपने आप खत्म हो रहा है इतनी फास्ट गति से। तो अगर हम लोग सोशल डिस्टेंस करें और आइसोलेशन मेंटेन करें तो लगता है कि 1-2 महीना में पूरी की पूरी खत्म होने वाली है। तो वही वैक्सीन, ये तो बहुत शानदार बातें आप लोग बता रहे हैं। हम लोग अभी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा सक्सेस है। डेथ रेट इज लेस देन 1%। तो गरारे वाली बात जो कर रहे थे इनिशियल स्टेज में किया जाए, जो कि मैंने लास्ट में बात की थी 1 महीने और सॉल्ट वाटर, गर्म पानी पीना, गर्म पानी से, तो उससे क्या हो रहा है कि वायरस, बिकॉज ये प्रोटीन है और फैट से सराउंडेड रहता है, तो वायरस वहीं का वहीं डिजॉल्व कर जा रहा है, मर जा रहा है। हाथ को धोने से साबुन में क्या हो रहा है कि वायरस डिजॉल्व कर जा रहा है। तो बिकॉज इससे फैट का लेयर है, वायरस का कोई नहीं है। तो डिस्टेंसिंग, तो मतलब आपको भी लगता है कि गर्म पानी के गराले अगर उसमें थोड़ा नमक या हल्दी डालकर करें तो ये बहुत कारगर है? गौरव जी मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, डॉक्टर सिन्हा से पूछा है। हाँ, तो मैंने बताया था लास्ट बार ना कि वायरस क्या है। वायरस एक प्रोटीन है, उसके ऊपर से फैट का लेयर है। तो आप साइंटिफिकली देखा जाए तो अब जैसे तेल लगा रहता है बर्तन में, आप गर्म पानी और साबुन डाल देते हैं तो मेल्ट कर जाता है फैट। सेम वे अगर गर्म पानी आप डाल दीजिए वायरस के ऊपर तो वायरस मेल्ट कर जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वायरस तो एक्टिव, वायरस का अपना कोई लाइफ नहीं है, वायरस तो इनएक्टिव चीज है। वो जब आदमी के शरीर में जाकर के 3-4 दिन के बाद जब शरीर को एक्टिव करता है तब वायरस आपको शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो वायरस जैसे आपके थ्रोट में पड़ा हुआ है, 3-4 दिन तक तो कुछ कर नहीं रहा वहां पर। अगर गरारे करो तो वो थ्रोट में वायरस मर जाएगा, तो अंदर लंग्स में जा ही नहीं पाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये तो बहुत शानदार बातें निकलकर हमारे डिबेट में आ रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार, क्योंकि आज हमको ये भी एक चर्चा में बात लानी है कि ठीक है, हो सकता है वैक्सीन बन जाए साल के अंत तक, हो सकता है भगवान करे कि उससे पहले ये खुद ब खुद वायरस खत्म हो जाए, जो भी हो, लेकिन इस वक्त आपकी आम आदमी की जिम्मेदारी तो है, क्योंकि भले
अमेरिका में, लंदन में केसेस कम हो रहे हों, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी इस वक्त बहुत ज्यादा है। जो आपकी अपनी चीजें हैं, जैसे यहां डॉक्टर्स बता रहे हैं, नमक पानी का गरारा करो गर्म पानी से, हल्दी अगर उसमें थोड़ा डाल दें तो और बेहतर है। बाकी चीजें हम हर रोज आपको लगभग डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा बताते रहते हैं, वो आपको करना है। घर की चीजें और खुद को बचा कर रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें तो ज्यादा बेहतर है। मास्क लगाकर निकलना है, इन चीजों का ख्याल रखना है। चलिए अब डिबेट में आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस वक्त आम लोगों को जिनको बाहर निकलना पड़ रहा है, उनको किन किन चीजों का ख्याल रखना है बाहर निकलते हुए? देखिए, अगर एक पूरे प्रोटोकॉल को आप फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आपको नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग जितनी अधिक से अधिक हो सके, यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, आपको लोगों के बहुत पास नहीं जाना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने मास्क जो है वो बहुत तसल्ली से लगाना है। ऐसे नहीं कि आपने, जब ये सीट बेल्ट मत बना लीजिएगा कि चालान के खतरे से सीट बेल्ट बांधनी है या हेलमेट पहनना है, ये आपकी जान ले लेगा। ये मास्क जो छोटा सा कपड़े का टुकड़ा है, ये आपकी जान बचा सकता है, जीवन रक्षक है, आपके लिए सुरक्षा कवच है। तो मास्क बहुत अच्छे से लगाए रखिए। नंबर 3, जब भी आप बाहर से घर लौटें तो सबसे पहले आपने हाथ धोने हैं, चप्पल जूते बाहर वाले जो है दरवाजे के बाहर ही उतारने हैं, फिर आपको अंदर जाना है। नंबर 4, आप जैसे मैंने पहले बताया, नाक में तेल लगाएं। आप हो सके तो तेल के 1 चम्मच से कुल्ला करके घर से बाहर जाएं, क्योंकि ये कैसे काम करता है ये भी मैं बता चुका हूं। उसके बाद दिन में आपको 2 बार गर्म पानी का सेवन जरूर करना है। फिर क्योंकि आप जानते हैं ये वायरस हमारे मुंह से या नाक से जो है बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो मुंह में अगर ये वायरस आपके आ गया अनफॉर्चुनेटली, तो आपको दिन में 2 बार, आपको लौंग माफिक आती है तो आप लौंग चूसिए, आपको काली मिर्च माफिक आती है तो साबुत काली मिर्च चूसिए, अगर आपको अजवाइन में चुटकी भर सेंधा नमक मिला करके आप ले सकते हैं तो उसको चूसिए। ये चूसने से ये वायरस आपके मुंह में पहले दिन ही खत्म हो जाएगा। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने वहां से बताया कि ये जो है एक तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रोटीन बाहर लिपिड है, और ये इतना कमजोर होता है कि अगर गरम मसाला इसके संपर्क में आएगा तो इसको डिसइंटीग्रेट कर देगा, इसको तोड़ देगा, फिर ये आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो हमें डेली डेली ये मान करके कि हमारे बॉडी में, हमारे मुंह में वायरस किसी ना किसी तरीके से पहुंच गया होगा, हमको मुंह में इन गरम मसालों को चूसना है। उसका नीचे तक अप्रोच करने के लिए गरारा, जो हमारे गले तक भी जा सकता है, तो आपने नमक और हल्दी गर्म पानी में डाल करके गरारा रात में सोते समय हर व्यक्ति ने करना है। उसके बाद नाक में डीप आपके अगर ये वायरस पहुंच गया है तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप हल्दी और नमक गर्म पानी में डाल करके भाप लें। एंड इसके बाद जो 11 चीजों का काढ़ा मैंने हमेशा बताया, जिसमें सारे गर्म मसाले हैं, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, लौंग, इलायची, दालचीनी, उसके बाद हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मुलैठी, तुलसी और गिलोय, ये 11 चीजों का काढ़ा आप सुबह शाम चाहे मसाले गरम आप चाय में डाल करके उबाल करके पिए, या आप पानी में उबाल करके गुड़ से मीठा करके पिए, लेकिन आपको ये करेंगे। ये सब उनको करना चाहिए जिनको कोई लक्षण नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहर जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर घर का एक व्यक्ति बाहर जा रहा है, और जो जा रहा है वास्तव में जा रहा है, और वो जब घर वापस आता है तो ये मान के चलिए कि सारे ही बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए सबको ही ये काम करना है। घर में जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 55-60 साल से ऊपर है, या डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो घर में भी मास्क लगाकर घूमे। उनको अब ये आदत डालनी है कुछ दिनों के लिए, जब तक हम इस महामारी से बाहर नहीं आ जाते। तो ये एहतियात बरतना है। उसके बाद सेकंड ग्रुप आता है गौरव, जहां पे लक्षण है, वहां पे फिर मैं अगले, जब मुझे आप टाइम देंगे तो मैं कुछ दवाइयां बताऊंगा जिनका 5 दिन सेवन करने के बाद आपको अगर कोरोना है तो काफी कुछ संभावना है कि वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर सिन्हा, आपके पास क्या ऐसा क्यों है कि मोर्टेलिटी जो है वो किसी देश में बहुत ज्यादा है, किसी देश में थोड़ा कम है, किसी देश में बहुत विग्रसली लोगों की डेथ हुई है? उसका डिफरेंस क्यों है? क्या क्लाइमेट की वजह से भी ऐसा डिफरेंसेस है? गौरव जी, ये ऐसा है ना कि हर देश, हर कंट्री का पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिफरेंट है।
तो जो कंट्री में वो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक जहां पर बहुत ज्यादा यंग लोग हैं, वहां की मोर्टेलिटी कम होगी, क्योंकि यंग लोग का इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, उनको डायबिटीज नहीं है, उनको हाइपरटेंशन नहीं है, उनको ओबेसिटी नहीं है, तो उनकी मोर्टेलिटी बहुत कम रहेगी। बट कोई देश है जैसे कि इटली का डेमोग्राफिक बहुत रिवर्स है। वहां पर क्या है कि ज्यादा लोग एल्डरली हैं, ओल्डर हैं, बहुत ज्यादा एल्डरली हैं, 80-90 साल के बहुत ज्यादा लोग हैं, और यंग पॉपुलेशन कम है। तो उनका रिवर्स डेमोग्राफिक के चलते क्या होता है कि उनको जब ये कोरोना वायरस होता है, उनके अंदर ऑलरेडी इम्यून सिस्टम उनकी बहुत खराब, उनको डायबिटीज है, उनको डिमेंशिया है, उनको हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, उनका खाने पीने का ढंग ठीक नहीं, तो उनकी मोर्टेलिटी, उनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम इतना खराब है कि वायरस को बॉडी फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए उनकी मोर्टेलिटी बहुत खराब है। और कुछ कंट्री में जैसे अमेरिका है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इतनी अच्छी ट्रीटमेंट है। सबसे पहले इन लोगों ने रेमडेसिविर अब हम लोग यूज कर रहे हैं, हर एक वीक हम लोग न्यू काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे समझ में आ रहा है कि जैसे फर्स्ट हमने से आपसे बात की थी, मैंने बोला हम लोग क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इंडिया से मंगा खा रहे हैं। अभी क्या हुआ लास्ट 2 वीक में, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कोई नहीं खा रहा, बिकॉज वी फाउंड आउट की मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की। हम लोगों ने तुरंत अपना स्विच कर लिया रेमडेसिविर, अनदर मेडिसिन। हम लोगों ने फिगर आउट किया कि पहले बोला था कि स्टेरॉइड प्रेडनिसोन की से हाई मोर्टेलिटी, नाउ हम लोग फिगर आउट कि नहीं, प्रेडनिसोन से बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो नाउ वी स्टार्ट यूजिंग प्रेडनिसोन। हम लोगों ने पहले बोला कि ये वायरस दूसरे वायरस के जैसा है, नाउ आप लोगों को पता चला कि ये वायरस क्या करता है, कोगुलेशन करता है, ब्लड को क्लॉट करवा देता है बॉडी में। तो हम लोगों ने जैसे पेशेंट आया उसको सबको ब्लड थिनर हम लोगों ने देना शुरू किया, सब लोग एप्रिन, लोवेनॉक्स, इस तरह की ब्लड थिनर, और जब पेशेंट घर भी जा रहा है तो उसको 2 वीक के लिए ब्लड थिनर से घर भेज रहे हैं। तो ये सब करने से क्या होगा कि हम लोगों ने इतनी अग्रेसिव रूप से वायरस को ट्रीट करना शुरू किया कि मोर्टेलिटी बहुत कम। ठीक है, लेकिन आंकड़े बहुत ज्यादा बड़े हैं, अमेरिका के लिए भी ये क्षति बहुत बड़ी है। डॉक्टर मनीष, आपके हिसाब से मोर्टालिटी रेट का ये जो डिफरेंस है या नंबर ऑफ कैजुअलिटी जो है, इसका जो डिफरेंस है, उसके रीजंस क्या हैं? गौरव जी, ये बड़ा अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं कल 3 घंटे सुबह एक इंटरनेशनल वेबिनार में था, यही एक डिस्कशन थी टॉपिक की। सो जो डॉक्टर साहब अमेरिका में बैठे इन्होंने बताए हैं, और काफी वो फैक्टर्स हैं, ये मल्टी फैक्टोरियल है, तो इसके कई कारण हैं। एक बड़ा कारण जो है, मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, वो रिपोर्टिंग पे डिपेंड करता है। तो देयर 3 तरीके हैं रिपोर्ट करने के कोविड की जो डेथ को। पहला होता है आप काउंट करें पॉजिटिव केसेस जो होते हैं कोविड के। दूसरा है आप काउंट करें सस्पेक्टेड कोविड के केसेस, जिसमें सिम्टम है, सीटी स्कैन है, टेस्ट अभी पता नहीं है क्या रिजल्ट है, क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया कोविड का। तीसरा तरीका क्या होता है, आप पिछले साल जाएं और देखें इस अप्रैल महीने के मंथ में कितनी डेथ्स हुई थी पिछले साल, और इस साल की कंपेयर करें बिना टेस्ट के, बिना आप जस्ट वो रफ नंबर देखें कि पिछले साल 1000 लोग मरे थे, इस बार 1500 मर रहे हैं, तो 500 जो लोग हैं पेंडेमिक है, पेंडेमिक की वजह से मर रहे हैं। अब इन तीनों ऑप्शंस को आप डिफरेंट अलग अलग सेटिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन को हॉस्पिटल के सेटिंग में अप्लाई करके देखो, तीनों ऑप्शंस को हॉस्पिटल और नर्सिंग होम मिला के रिपोर्ट करो। सो ये सारे जो मल्टी फैक्टर्स है ना, इसकी वजह से जो डेथ का रिपोर्टिंग मोर्टेलिटी का डेटा है कंट्री वाइज, वो वेरिएशन है। दूसरे फैक्टर भी हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं नहीं है, डेमोग्राफिक है, वहां पे ट्रीटमेंट कितना एग्रेसिव है, बट इंडिया जैसे देश में मैं मानता हूं ट्रीटमेंट में वो पहले दिन से बहुत क्लेवर लोग हैं वहां पे। आई थिंक वहां पहले दिन से ट्रीटमेंट तो परफेक्ट हो रहा है, अगर वो दे सकते हैं तो पेशेंट को ट्रीटमेंट वो बेस्ट लेवल का मिल रहा है। बट दूसरे फैक्टर हो सकते हैं, डेमोग्राफी है, जेनेटिक्स है, विटामिन डी लेवल है, जिन पे अभी पता नहीं है क्या होगा, बट ये रिपोर्टिंग करने का तरीका है, ये बड़ा फैक्टर है। आपको अभी आपने ध्यान होगा 2 हफ्ते पहले ICMR ने भी डिसाइड किया कि सस्पेक्टेड कोविड्स को भी रिपोर्ट किया जाएगा। तो दुर्भाग्यपूर्ण जो इंडिया की नंबर ऑफ डेथ है वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। ये भी रीजन है कि मरीज ज्यादा मर रहे हैं, दूसरा ये भी हो सकता है और वेरी लाइकली कि रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया बदला है, हम ज्यादा रिपोर्ट करने लगे हैं। बेल्जियम छोटा सा देश है, जब उन्होंने स्टार्ट किए तो बहुत मोर्टेलिटी थी, उन्होंने सब कुछ रिपोर्ट कर दिया बिना टेस्ट के, सब क्लिनिकल डायग्नोसिस सब रिपोर्ट कर दिया उन्होंने। यूके का भी अगर कोविड के केस लें तो 35,000 मरे हैं कंफर्म्ड,
सस्पेक्टेड लें तो वो 40-42 हजार हो जाते हैं। पिछले साल का डेटा कंपेयर करें तो 55,000 है, और नर्सिंग होम के मिला दें तो और ज्यादा हो जाते हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि कितने मर रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि एक्चुअली रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनिक नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे कोलीग अरोड़ा साहब ने कही, उनके बड़े अच्छे सजेशंस हैं। मैं नहीं चाहता है आयुर्वेद एलोपैथी की डिबेट हो, बड़े अच्छे सजेशन है। हाइब्रिड मॉडल हमें आने वाले टाइम में बनाना चाहिए। ये तो मुझे लगता है गौरव जी, साम दाम दंड भेद का समय है। यहाँ पर तो प्रिवेंशन है, आयुर्वेद में लो, ट्रीटमेंट है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आयुर्वेद के भी आप करो, बड़े अच्छे अच्छे सोल्यूशन है नेति में, और आपने बड़े सजेशन दिए। एंटीबॉडी भी उस पर रिसर्च करो, वैक्सीन पे भी करो। हमारा मेन एम है मरीज को बचाना। जो भी ऑप्शन है मिलकर चलो। तो वो सारा सोचना जरूरी। आने वाले टाइम में आयुर्वेद के भी बड़े अच्छे अच्छे ट्रायल होने चाहिए। आपने जो क्वेश्चन किया था कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्यों नहीं हो पा रहा है, वो होने चाहिए, और पूरा वर्ल्ड उनको सपोर्ट करेगा। हमें पता है क्रॉनिक जो बीमारियां हैं, मैं रेस्पिरेटरी यूनिट में बहुत बीमारियां क्रॉनिक देखता हूं, रोल है इन चीजों का, पर मिलकर चलना पड़ेगा सारे। वही जैसे कहा, साम दाम दंड भेद, जो है हमारे पास सबको मिलाओ और चलो आगे। ठीक, ये बहुत अच्छी बात कही। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट। और ये भी बता दूं दर्शकों को एक बार फिर से कि डॉक्टर मनीष जो हैं वो हरियाणा से ही हैं, करनाल से हैं। डॉक्टर अरोड़ा, अब आप उन लोगों के बारे में बताने वाले थे जिनको सिम्टम्स हैं। जी देखिए, फिर यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को सिम्टम्स हैं, तो आप गौरव अगर रिकॉल करें तो मैं शायद हम 2 महीने से लगातार हरियाणा न्यूज पे आ रहे हैं, और मैंने आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा था कि टेस्टिंग जो है वो बहुत अच्छी रहा नहीं है। वो जरूरी है, एक थोड़ा सा मोटा मोटा हिसाब किताब तो होना जरूरी होता है, लेकिन टेस्टिंग करना, फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद टेस्टिंग के लिए जाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम आंकड़े किन पैरामीटर्स पे इकट्ठा कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिगर्स निकल के आते हैं। कितनी सच है, कितनी झूठ है, वो सब बड़ा ही अलग हिसाब किताब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे आए, जो एंटी मलेरियल ड्रग है, फिर अभी डॉक्टर साहब ने प्रेडिसोलोन का नाम लिया, फिर कुछ एंटी वर्मिसाइडल मेडिसिन आई, तो ऐसे ही बहुत सारी मेडिसिन आई जो सीधे सीधे फ्लू के वायरस में काम करेंगी। ये एक अंधेरे में तीर जैसी बात थी। कहीं ना कहीं थोड़ी सी संभावना नजर आई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया गया। अब मैं ये पूछता हूं कि आज मॉडर्न साइंस कम से कम फ्लू के वायरस के लिए मेडिसिन नहीं रखता। एलोपैथ में देयर इज नो मेडिसिन, एंटीवायरल मेडिसिन फॉर फ्लू। तो इसलिए आप अगर किसी अंग्रेजी डॉक्टर से बात करते हैं, एलोपैथी डॉक्टर से, आपको जुकाम खांसी है, तो वो बोलता है कि 5 दिन 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। अब ये ठीक हो जाएगी इसलिए बोलते हैं कि उनके पास मेडिसिन नहीं है, कि वो ये मान के चलते हैं कि दवाई के साथ साथ एक और चीज बोलते हैं, गर्म पानी से गरारे करना। नहीं, गर्म पानी से गरारे उनके किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं डॉक्टर, आप बोलने लगे हैं। एलोपैथी के डॉक्टर भी बोलते हैं। गौरव मेरी बात सुनिए, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप ब्लैक जोन में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट ब्लैक से ग्रे में तो आइए। आयुर्वेद में फ्लू की मेडिसिन हैं, वो लिखता है जुकाम खांसी हो जाए तो त्रिभुवन कीर्ति रस लें, आप संजीवनी वटी लें, आप सुदर्शन चूर्ण का सेवन करें, आप नमक पानी के गरारे करें, आप रात में हल्दी का दूध लें, आप उसमें जोशांदा मिलाएं। अरे भैया, ये सब आयुर्वेद की मेडिसिन तो पिलाती, चूर्ण लें। और गौरव सुनो मेरी बात सुनो, आज सुननी पड़ेगी। अगर आपको जुकाम है, आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेते तो शायद जुकाम ठीक होने में 5 दिन लगेगा। अगर आप पहले दिन से हल्दी का दूध पीते हैं, जोशांदा लेते हैं, तो आप डेफिनेटली 2 दिन में ठीक होंगे। तो मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, हल्दी के पानी के गरारे या नमक पानी के गरारे इम्यूनिटी के लिए नहीं, बल्कि रोज रोज वायरस को मारने के लिए। यह वायरस की दवा है। फिर मैं कह रहा हूं, हमें रोका जाता है चैनल्स पे जाने के बाद कि डॉक्टर साहब आपको केवल इम्यूनिटी तक रहना है, लेकिन अब शायद हमें वो दिन आ गया, हमें खुल के बोलना पड़ेगा, चाहे उसके बाद में हमें कोई परिणाम झेलने पड़े। ये वायरस की दवा है, केवल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम च्यवनप्राश खिलाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम आंवला मुनक्का खिलाएंगे, लेकिन वायरस को मारने के लिए हम डेली हल्दी नमक के पानी के गरारे कराएंगे। काली मिर्च लौंग वायरस को मारने की दवा है, त्रिभुवन कीर्ति रस वायरस को मारने की दवा है, लक्ष्मी विलास रस वायरस को मारने की दवा है, और यह दवा हम सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। और आज हमें किसी ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। ट्रायल की आवश्यकता उनको है जिनके पास दवा नहीं है, जिनके पास दवा 4000 साल पहले हमारी किताबों में बिना ट्रायल की मेडिसिन नहीं लिख दी गई। तो हमारी जो आज मॉडर्न साइंस कर रहा है वो हम पहले कर चुके हैं गौरव जी, आज उनका इस्तेमाल कराइए। अब हमारे पास सिर्फ आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं, तो इसलिए योगेश जी
आप ही से शुरू करूंगा कि आम आदमी जो इस वक्त हमारी डिबेट देख रहा है, जो चाहे वो माइग्रेटरी लेबर हो, जो पलायन कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, लेकिन वो खतरा उठा रहा है, चाहे आम आदमी जो जा रहा है अपने दफ्तर, क्या अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से हेलमेट हमको पहन कर निकलना है बाहर, अगर आप बाइक चला रहे हैं, सीट बेल्ट लगानी है अगर आप बाहर जा रहे हैं, उसी तरह मास्क लगाना और वापस आके हाथ सैनिटाइज करना, ये आदत में डाल लो। देखिए, मैं शुरू उससे पहले करता हूं। नंबर 1 तो जाओ ही मत अगर जरूरत नहीं है तो। नंबर 2, जाते हो तो 100% जितनी मैक्सिमम सिक्योरिटी आप लेके अपनी चल सकते हो कि हेलमेट घर के अंदर से ही लगा के चलो, ठीक है। इसी तरीके से मास्क अंदर से ही लगा के चलो। उसके अलावा फालतू का कोई पंगा मत लो आप। मैं कह रहा हूं, मैं अभी भी जो जल्दी टाटा ने जो कहा कि इस 1 साल अपने जीवन को अगर आप बचा लो, यही आपकी कमाई मान के चलो, बाकी और कोई पंगा मत लो अभी। और तो पूरी की पूरी प्रिकॉशन लो, पूरा ध्यान रखो। और प्लस मैं इस बात से सहमत हूं 100/100, जब तक दवाई नहीं है, और इनके पास तो दवाई नहीं है, क्योंकि ये मान के चलते हैं ये बीमारी ही नहीं थी, लेकिन आयुर्वेद मानता कि बीमारी थी, इसका हमने इलाज पहले ढूंढ रखा है। तो आयुर्वेद की जो 4-5 चीजें जो डेली रूटीन की हैं वो वैसी करनी चाहिए हमें। ये बीमारी खत्म भी हो जाए तो भी हमें करनी चाहिए। गरारे करने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और जो बातें कर रहे हैं वो करनी ही चाहिए हमें। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सिन्हा, क्या करें इस वक्त आम आदमी इंडिया में, इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, वो अगर बाहर निकल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, तो उन्होंने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया कि अपने को बचाओ इस बीमारी से। बचाना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हाथ दिन भर में 10-12 बार धोया करो साबुन पानी से, क्योंकि हाथ धोने से ये वायरस अपने आप डिजॉल्व कर जाएगा साबुन से। ये फैट है, फैट का लेयर जो वायरस का है वो डिजॉल्व कर जाएगा, वायरस आपके अंदर जाएगा ही नहीं। तो हाथ को धोया करो, मास्क लगाए रहो। मास्क लगाने से क्या है, किसी के दूसरे का अगर वायरस है तो आपके मुंह में नहीं आएगा, चाहे आपका वायरस है और को नहीं जाएगा। तो आप दोनों तरफ से अपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और ज्यादा भीड़ वाली जगह में जाओ ही ना। अगर अपने को काम पर जाना है तो बस खाली काम पर जाओ, मास्क लगा के जाओ, हाथ धो के काम करो, और खाने पीने के पहले हाथ को धो। और हम लोग आते हैं तो घर में जूते जो बताया गया, वो डॉक्टर साहब ने बताया कि घर जूते कपड़े सारे घर के बाहर रख दो और अंदर नहा लो बाहर में ही, उसके बाद घर के अंदर, ताकि आप अपना बीमारी किसी और को फैलाओ नहीं, और अगर आपको बीमारी नहीं है तो किसी और से कैच नहीं करो। तो प्रिवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी वायरल इलनेस। ठीक है। डॉक्टर मनीष, आप तो करनाल से हैं, हिंदुस्तान और खास तौर से हरियाणा के मेंटालिटी को जानते हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं, भीड़ में निकल रहे हैं, देख लेते हैं पुलिस वाले नहीं हैं तो छोड़ो मास्क, आओ यार गले मिले। बिल्कुल गौरव जी, मेरा तो अपने बड़े परिवार हैं, मित्रगण हैं सब। मैंने तो यहाँ बहुत बड़ा हमारा रिसर्च यूनिट है रेस्पिरेटरी का, बहुत सारी साइंटिफिक चीजें होती हैं। मैंने पहले दिन अपने पेरेंट्स फैमिली को कहा, जो संतों ऋषि मुनियों का जीवन था वो बचाएगा इस टाइम, प्रिवेंशन उससे होगी। हाथ धोना, एक दूसरे से दूर रहना, स्वच्छता सफाई का ध्यान रखा जाए। और मैं तो कहूंगा सबको लड़ाई की तरह लें, जैसे लड़ाई में फर्ज होता है फौजी का, इसी तरह अब पब्लिक का फर्ज है कि एक दूसरे से दूर रहना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहना, हाथ धोना है। और ये सोचना है कि ये लॉकडाउन टाइम अब नहीं है, ये नॉकडाउन टाइम है। जो नॉकडाउन होगा वो इसी से होगा। वैक्सीन, एंटीबॉडी, दवाइयां, पता नहीं क्या होने वाला है उनका, उन पे चलता रहेगा अनुसंधान, चलता रहने दो। जो नॉकडाउन होगा वो इससे ही होगा। और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाकर चलें, एक दूसरे को पॉजिटिव मैसेज दें। और ये जो एटीट्यूड है, हाँ यार देख लेंगे सीट बेल्ट की तरह कोई नहीं मानता, वो डिस्करेज करें। उसको जाकर कहें नहीं यार, मैं अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की मुझे ज्यादा चिंता है, अगर मैं प्रिकॉशन नहीं लूंगा तो उनको बीमारी हो जाएगी। तो ये सारा जो मेंटेलिटी है ये बदलनी पड़ेगी, और हमें इसके साथ अब चलना ही पड़ेगा कम से कम अगले 12 महीने। तो विनती करता हूं सबसे, प्लीज आप सब फॉलो करें। एक बार और वो जो अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी लगी इस डिबेट में, कि आप जो कह रहे थे कि वायरस हो सकता है जल्दी से खत्म हो जाए, वो एक बार रिपीट कर दीजिए।
लोगों को अच्छा मैसेज आएगा। सो गौरव जी, बड़ी जो सार्स का था, सार्स तो एकदम से डिसअपियर हो गया। सार्स आया था कोरोना वायरस की ही फॉर्म, एक साल आया, खत्म हो गया वो दुनिया से। मार्स आया था एक बार, वो मिडल ईस्ट में जाके बैठा हुआ है। तो क्या पता, जो भगवान का सबका अपना फेथ है, उसमें अगर रहे, हम अपना फर्ज करें और अपने फेथ में रखें विश्वास, क्या पता ये अगले साल तक खत्म ही हो जाए। हम तो रिसर्चर चाहते हैं नंबर आए ताकि रिसर्च में पता लगे, पर सीक्रेटली हम सबके दिल में यह है कि यार खत्म हो जाए, रिसर्च की किसको परवाह है। तो यही एक प्रार्थना है भगवान से और सब लोगों से भी, अपना फर्ज करें और वेट करें, क्या पता ये चमत्कार हो ही जाए। हुआ है पहले, सार्स खत्म हो गया था। डॉक्टर सिन्हा, इसी पर एक जल्दी से आपका भी रिएक्शन, क्या ये हो सकता है कि खत्म हो जाए अपने आप? हाँ बिल्कुल गौरव जी, क्योंकि वायरस इतना फास्ट खत्म हो रहा है दुनिया में। ये अमेरिका में ऑलमोस्ट वायरस कितना कम गया अभी देखिए, इटली में कम गया, जापान में कम गया, चाइना में कम गया। तो ये लगता है नहीं, ऐसा तो नहीं कि इन देशों में हर्ड इम्यूनिटी की वजह से कम हो गया। इबोला टाइप का वायरस है जो कि इतना एग्रेसिव वायरस है। वो कोई भी वायरस जो चलता है ना, वो लो ग्रेड का वायरस रहता है। अग्रेसिव वायरस क्या कर रहा है कि अपने होस्ट को मार दे रहा है। तो जिसको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, अगर वो आदमी मर जा रहा है, तो उसके साथ साथ ये वायरस भी मर जा रहा है। तो ऐसा एग्रेसिव वायरस यूजुअली खत्म हो जाता है अगर आप हिस्ट्री देखिएगा। तो ये लग रहा है कि ये वायरस मोस्ट लाइक 1-2 साल तक खत्म हो जाएगा। 1-2 साल में हम लोग को वैक्सीन और एंटीबॉडी सब की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बट यही हम लोगों की अपनी मनोकामना है कि वायरस खत्म हो जाए, और ऐसा लग रहा है अभी देखने से ये खत्म होने वाला वायरस है। ठीक है कि बहुत एग्रेसिव वायरस यूजुअली रह नहीं सकता है। यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है ह्यूमन और वायरस के बीच। और अगर वायरस रह भी गया तो इतना एग्रेसिव नहीं रहेगा, ये एटेन्यूएटेड हो जाएगा, बहुत लो ग्रेड का वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिंदा। ठीक है डॉक्टर अरोड़ा, फाइनल कमेंट जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जो है, जो बेसिक चीजें हैं उन पे काम करना है। वैक्सीन कब आएगी कब नहीं आएगी इस पे ज्यादा विचार ना करके, जैसा सभी हमारे चिकित्सकों ने बोला है, हमारे पैनल ने बोला है कि आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है अपने को भी बचाना और अपनों को भी बचाना। तो जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो आप लीजिए। वैक्सीन कब आएगी इसकी चिंता मत कीजिए, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखिए, और खान पान और जीवन शैली के जो हमारे परंपरागत तरीके थे उनको अडॉप्ट कीजिए, सो दैट हम जो है ये डायबिटिक जो हो बन जा रहे हैं, हम इंडिया इज बिकमिंग द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर के हम पेशेंट बन जा रहे हैं, ये सब ना हो। क्योंकि अब ये सिद्ध हो चुका है कि मेडिसिन के बल पे जो हम ये शेक हैंड करने लगे थे बीमारियों के साथ कि एक गोली तो हम खा लिया करेंगे, अब इस मानसिकता से बाहर आके अपने को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने की आवश्यकता है। क्योंकि इस बार कोरोना है, अगले साल कोई कोरोना आ जाएगा, ये किसी को नहीं पता। तो इम्यूनिटी अच्छी रखिए, अपने आप को बचाए रखिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हम कब जिम्मेदार बनेंगे? आज हरियाणा न्यूज आप सभी से यही सवाल पूछ रहा है कि भैया जिंदगी आपकी है, उसकी अहमियत आपको खुद ही समझनी पड़ेगी। बाहर निकले तो खुद को बचाकर निकले, दूसरों को भी बचाएं, और हो सकता है तो अपना इम्यून सिस्टम, जैसे हमने आपको बताया, बेहतर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है, और गर्म पानी के गरारे हर के कर सके तो आपके लिए और बेहतर होगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।